लाहौर हाई कोर्ट ने एक अहम मुकदमे के फैसले में यह करार दिया है कि निकाह के बगैर पैदा होने वाली औलाद का खर्चा उठाने का जिम्मेदार उसका बाप है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने ईशा रानी नामी बच्ची की जानिब से एक शख्स को अपना हयातियाती बाप करार देकर उससे नान नफ़के का मुतालबा करने के मुकदमे में फैमिली कोर्ट के फैसले पर अहम ऑब्जर्वेशंस दिए और लिखा है कि दरख्वास्त गुजार ने फैमिली कोर्ट की तरफ से 25 जून 2022 को सुनाए गए फैसले और हुक्मनामे की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया है, जिसके तहत मुद्दा अलैहा नंबर 2 यानी दरख्वास्त गुजार की मुबैना हयातियाती बेटी ईशा रानी या ईशा बीबी को देखभाल के अलाउंस की वसूली का हुक्म दिया गया था। ईशा रानी की वालदा मरियम जाहिद को मौजूदा दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफजल ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया और इस वाक़े की FIR उसके खिलाफ 4 मार्च 2020 को दर्ज की गई। मज़कूरा रेप के नतीजे में मरियम जाहिद हमला हो गई और बिलाखिर नाबालिग जवाब दहिंदा नंबर 2 ईशा रानी 27 मई 2020 को पैदा हुई और दावा किया कि वो दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफजल की हयातियाती बेटी है। ईशा रानी ने मेंटेनेंस अलाउंस की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया और दावा किया कि वो हयातियाती बेटी होने के नाते दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफजल से मेंटेनेंस अलाउंस की वसूली की हकदार है। दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने पेश हुआ और तहरीरी बयान दाखिल करके मुकदमे का सामना किया, जिसमें उसने ईशा के मौक़िफ़ की नफ़ी की और दावा किया कि ईशा उसकी बेटी नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने 7 जून 2022 के हुक्म के जरिए नाबालिग ईशा रानी के लिए 3000 रुपये माहाना की शरह से अबूरी मेंटेनेंस अलाउंस मुकर्रर किया, मगर दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफजल ने अलाउंस के तयन का अबूरी हुक्म ना माना और वो मज़कूरा अबूरी मेंटेनेंस अलाउंस अदा करने में नाकाम रहा। इसलिए उसके दिफा का हक 25 जून 2022 के हुक्मनामे के तहत खत्म हो गया और ईशा रानी को 3000 रुपये माहाना की शरह से मेंटेनेंस अलाउंस देने का फैसला किया गया। फैसले में जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने लिखा है कि फरीक़ैन के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मैंने महसूस किया है कि यह सिर्फ मेंटेनेंस अलाउंस की वसूली का मामला नहीं है। ईशा रानी की बायोलॉजिकल यानी हयातियाती माँ ने यह दावा करते हुए अलाउंस की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है कि उसके साथ दरख्वास्त गुजार ने रेप किया था और इस वाक़े की FIR उसके खिलाफ 4 मार्च 2020 को दर्ज की गई थी। मुद्दई खातून का मौक़िफ़ यह है कि रेप के नतीजे में वो हमला हो गई और ईशा रानी 27 मई 2020 को पैदा हुई, इसलिए दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफजल की हयातियाती बेटी होने की वजह से नाबालिग बच्ची मेंटेनेंस अलाउंस की हकदार है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफजल अदालत में हाजिर हुआ और उसके बरक्स तहरीरी बयान दाखिल करके मुकदमे का सामना किया, जिसमें उसने ईशा रानी के इल्ज़ाम की नफ़ी की और दावा किया कि नाबालिग ईशा उसकी बेटी नहीं है। लेजिटिमेट चाइल्ड और बायोलॉजिकल चाइल्ड की इस्तिलाहात बिल्कुल मुख्तलिफ है। हयातियाती बच्चे यानी बायोलॉजिकल चाइल्ड से मुराद वो बच्चा है जो जनियाती तौर पर वालदेन से मुताल्लिक है। ये इस्तिलाह कानूनी या समाजी हैसियत के बजाय बच्चे और वालदेन के दरमियान बायोलॉजिकल ताल्लुक पर मरकूज है। एक हयातियाती बच्चा शादी के बाद या उसके बगैर पैदा हो सकता है। लेजिटिमेट चाइल्ड से मुराद वालदेन के यहाँ पैदा होने वाला वो बच्चा है जो उसकी पैदाइश के वक्त कानूनी तौर पर एक दूसरे से शादीशुदा थे। ये इस्तिलाह बुनियादी तौर पर कानूनी अहमियत रखती है और इसका इस्तेमाल कानूनी शादी के बाद पैदा होने वाले बच्चों को शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चों से अलग करने के लिए किया जाता है। लेजिटिमेट चाइल्ड की सूरत में माँ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत मुकदमा दायर करती है या मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 9 की रोशनी में मेंटेनेंस अलाउंस की वसूली के लिए मुतल्लिका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से रुजू करती है। अदालत आर्जी इंतजाम के तौर पर अबूरी मेंटेनेंस अलाउंस तय करती है और वालिद की जानिब से अबूरी मेंटेनेंस अलाउंस की अदायगी में नाकामी पर अदालत उसका दिफा खत्म कर देती है और फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के सेक्शन 17A के तहत फौरी तौर पर मुकदमे का फैसला सुना देती है। लेकिन ऐसी सूरत में जहां एक औरत मर्द को हयातियाती यानी बायोलॉजिकल बाप करार देकर उसके खिलाफ अपने बच्चे के मेंटेनेंस अलाउंस का दावा करती है और वो मर्द इस दावे की तरदीद कर देता है, तो फिर खातून को पहले काबिल एतमाद सबूत पेश करने की ज़रूरत होती है कि वो मर्द दर हकीकत बच्चे का बायोलॉजिकल यानी हयातियाती बाप है। यह साबित करने का बोझ कि मर्द असल में बच्चे का हयातियाती बाप है उस औरत पर है जो किफालत का दावा करती है। वो बच्चा जिसकी पैदाइश या तो रेप या जिना के नतीजे में हुई हो और वो निकाह के नतीजे में पैदा ना हुआ हो। इस्लाम में बच्चे की हैसियत का तयन कई तरीक़ों से किया जा सकता है। सबसे पहले कानूनी शादी या दोनों वालदेन के दरमियान फासी शादी के जरिए, दूसरा मशकूक इज़्दवाजी ताल्लुकात के जरिए, तीसरा बाप ये एतराफ़ कर ले कि बच्चा उसका हयातियाती बच्चा है, चौथा 2 मुनसिफ मर्द गवाहों की गवाही आ जाए, पाँचवा क़याफ़ा यानी माहिरीन की तरफ से तस्दीक करना जो जिस्मानी खुसूसियात और मुशाबहत जैसे कि खून, बाल, हड्डी और लाभ जैसे नमूनों की बुनियाद पर वल्दियत का तयन करने में महारत रखते हों। छठा DNA टेस्ट के जरिए है। आखिरी तरीका लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के जरिए है जिसमें वल्दियत का तयन करने में 99% दुरुस्तगी के साथ कामयाबी हो जाती है और उसे विरासत के लिए मोरूसी नस्ब की शनाख्त की खातिर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फैसले में मजीद लिखा है कि एक बार वल्दियत साबित हो जाने के बाद मुद्दा अलैहा कानूनी तौर पर बच्चे की देखभाल के लिए अलाउंस फराहम करने का पाबंद होगा। अदालत मुनासिब मेंटेनेंस अलाउंस का तयन करने के लिए मर्द की माली सलाहियत और बच्चे की ज़रूरियात का जायज़ा लेगी। दलाइल के दौरान दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफजल की जानिब से
पेश होने वाले वकील ने बुनियादी तौर पर इस बात पर जोर दिया कि फैमिली कोर्ट के पास इस मामले पर फैसला करने का दायरा इख्तियार ही नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि नाबालिग जवाब दहिंदा नंबर 2 ईशा रानी की वालदा को मजाज अदालत से एक फैसला हासिल करना होगा जिसमें कहा गया हो कि नाबालिग बच्ची दरख्वास्त गुजार की ही बायोलॉजिकल यानी हयातियाती बेटी है। उन्होंने ये भी कहा कि दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अफजल इलिजिटिमेट चाइल्ड को नान नफका देने का पाबंद नहीं है। अब मैं इन एतराज़ात पर बहस करता हूँ कि क्या फैमिली कोर्ट को केस सुनने का इख्तियार है और क्या नान नफका किसी इलिजिटिमेट चाइल्ड को दिया जा सकता है या नहीं। पहले बच्चे की देखभाल से मुताल्लिक़ कानून ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 488 से 490 तक में मौजूद था। दफ़ा 488 कहती है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी या उसके इलिजिटिमेट या लेजिटिमेट चाइल्ड को नान नफका देने में कोताही करता है या उससे इनकार करता है तो उसकी गफलत या इनकार साबित हो जाने पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऐसे शख्स को अपनी बीवी या बच्चे की किफ़ालत के लिए माहाना अलाउंस देने का हुक्म दे सकता है। यानी इस दफ़ा ने बाप को अपने इलिजिटिमेट चाइल्ड या लेजिटिमेट चाइल्ड को पालने का पाबंद बनाया है। बाद में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 मुतारिफ कराया गया। मज़कूरा ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 नान नफके से मुताल्लिक है और ये कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी या बच्चों को पालने में नाकाम रहता है तो बीवी या बच्चों के पास चेयरमैन को दरख्वास्त देने का रास्ता है जो इस मामले का तयन करने के लिए एक सालिसी काउंसिल तश्कील देगा और सालिसी काउंसिल एक सर्टिफिकेट जारी कर सकती है जिसमें उस रकम की वजाहत की जाए जो कि देखभाल के तौर पर अदा की जाएगी। इसके बाद मगरबी पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 नाफिज किया गया जिसका सेक्शन 5 फैमिली कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक है। इन दफात के निफाज के बाद सदर ने 1981 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए दफ़ा 488 से 890 तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को मनसूख कर दिया। मनसूखी से पहले CRPC की दफ़ा 488 का इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ज़ाब्ता फौजदारी से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट का जायजा लिया और अपने मुशाहिदात में कहा कि यह कहना बहुत अजीब होगा कि बच्चे का बोझ सिर्फ जानिया को ही बर्दाश्त करना है और कानून जानी को बच्चे या बच्चों की कफालत का जिम्मेदार करार देने के लिए बेख्तियार है, हालांकि वो पूरे अमल में और बच्चे की पैदाइश में बराबर का शरीक था। शरीयत में इसकी कोई मुमानियत नहीं है। मेरी राय है कि यह दफ़ा शरीयत के मुनाफी नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि किसी शक व शुबे से गुरेज किया जाए और प्यूटेटिव फादर की जगह लिखा जाए वो शख्स जिससे बच्चा पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1995 के फैसले में लिखा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा 488 में नान नफका देने की बात मगरबी पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 की दफात के तहत आती है। सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच के फैसले में लिखा है कि फैमिली कोर्ट को वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के सेक्शन 5 के तहत उन तमाम मामलात की तशरीह, समात और फैसला करने का खुसूसी इख्तियार हासिल है जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के पहले शेड्यूल में आते हैं। अगरचे फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 बुनियादी तौर पर शादी और ख़ानदानी मामलात से बराह रास्त मुताल्लिक मसाइल पर तवज्जो मरकूज करता है, लेकिन इसका वसीतर दायरा इख्तियार ख़ानदान की फलाह बहबूद का अहाता किए हुए है। एक्ट की वसी ज़बान सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसमें बच्चों से मुताल्लिक उमूर भी शामिल हैं, जैसे कि देखभाल और बहबूद। ये मामलात फितरी तौर पर ख़ानदानी उमूर से जुड़े हुए हैं क्योंकि ख़ानदान की मजमूई फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए बच्चे की देखभाल ज़रूरी है। अगरचे एक्ट के अल्फाज बुनियादी तौर पर ख़ानदानी मामलात और शादी से मुताल्लिक हैं, लेकिन बच्चों की देखभाल ख़ानदानी बहबूद से मुताल्लिक तनाज़ात को हल करने के लिए एक्ट के वसीतर दायरा इख्तियार की मंतकी तौसी है। यह एक्ट इस बात को तस्लीम करता है कि जब एक फ़रीक, आमतौर पर वालिद, अपनी माली जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम हो जाता है तो बच्चों समेत खानदान के अराकीन की माली मदद के लिए कानूनी सहूलत फराहम की जानी चाहिए। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का सेक्शन 5 फैमिली कोर्ट्स को शादी, देखभाल और तहवील से मुतालिक मसाइल की एक वसी रेंज पर दायरा इख्तियार देता है। खास तौर पर यह बच्चों के लिए नान नफके के दावों का फैसला करने की इजाज़त देता है, चाहे इस दावे में बच्चे और मुबैना बाप के दरमियान सिर्फ हयातियाती ताल्लुक शामिल हो। यह एक्ट नाबालिग बच्चों की देखभाल और ख़ानदान की बहबूद से मुतालिक मामलात पर लागू होता है और इसमें वो हालात शामिल हैं जहाँ खातून मुबैना बायोलॉजिकल यानी हयातियाती बाप से अपने बच्चे की देखभाल का मुतालबा करती है। अपने हयातियाती बच्चे की देखभाल के लिए औरत का दावा यकीनी तौर पर कानून के तहत आ सकता है। ख़ानदानी मामलात पर एक्ट का दायरा इख्तियार बच्चों की देखभाल से मुतालिक तनाज़ात को शामिल करने के लिए काफ़ी वसी है, यहाँ तक कि अगर मुबैना बाप के साथ बच्चे के बायोलॉजिकल ताल्लुकात पर भी इख्तिलाफ हो, अगर अदालत मुतमईन है तो वो फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 की दफात के तहत बच्चे के नान नफके के दावे पर गौर और फैसला कर सकती है। अगरचे एक्ट में जायज़ या नाजायज़ के अल्फाज का खास तौर पर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन लफ्ज़ मेंटेनेंस अपने वसी मायने में तमाम मामलात का अहाता करता है। अदालत ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करती कि यह एक्ट खास तौर पर ख़ानदानी मामलात और शादी का हवाला देता है, लेकिन इसकी वसी तर तशरीह इसे बायोलॉजिकल यानी हयातियाती विलादत समेत बच्चों के नान नफके से मुताल्लिक मामलात के तनाज़ात का अहाता करने की इजाज़त देती है। लिहाजा
फैमिली कोर्ट को इस मामले पर फैसला करने का इख्तियार हासिल है। वफाकी शरई अदालत ने एक फैसले में लिखा है कि यह कहा गया है कि इस्लाम में बायोलॉजिकल यानी हयातियाती बाप का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन कानून उस शख्स को कोई हक नहीं देता जिसके बच्चे की माँ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के नतीजे में बच्चे की पैदाइश हुई हो। एक्ट को महदूद मकसद के लिए लागू किया जाए तो ये बाप को सिर्फ बच्चे के अखराजात बर्दाश्त करने का जिम्मेदार बनाता है। शरई कानून के वालिदैन का तयन शादी के बिस्तर से होता है और जिना करने वाले को सिर्फ मायूसी होती है, वालिदैन होने के हक पर लागू होता है। इसे जिम्मेदारी से कोई सरोकार नहीं है। लफ्ज़ प्यूटेटिव फादर का मतलब ये नहीं है कि बाप होने के सारे हुकूक उस पर लागू हो जाएंगे। ये सिर्फ बच्चे के नान नफके का जिम्मेदार है। जिना से पैदा होने वाले बच्चों के हुकूक को बांग्लादेशी कानूनी निज़ाम में शाज़ो नादिरी तस्लीम किया जाता है। ऐसे बच्चे अपने वालिद या वालदा या दोनों की शनाख्त से पहचाने जाने के हकदार हैं। हिंदुस्तान में कानून बाप को जिम्मेदार बनाता है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करे, चाहे इलिजिटिमेट हो या फिर लेजिटिमेट। कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 233 माओं के लिए अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाने को वाजिब करार देती है और उनके बापों को हुक्म देती है कि वो बच्चों की माँ की किफ़ालत का खर्चा बर्दाश्त करें। इस आयत में इलिजिटिमेट चाइल्ड का कोई हवाला नहीं है। अल्लामा काजी मोहम्मद सनाउल्लाह उस्मानी ने तफसीर मजहरी में आयत की तफसीर करते हुए बगैर निकाह के पैदा होने वाले बच्चे की परवरिश का कोई हवाला नहीं दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हयातियाती बाप के साथ इलिजिटिमेट चाइल्ड के ताल्लुकात पर तबसरा करते हुए केस में करार दिया कि इस्लामी कानून के तहत इलिजिटिमेट चाइल्ड के बाप का बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि वो हयातियाती बाप है और दोनों के दरमियान खून का रिश्ता गैर मुतराज़े है। ऐसे बाप का नाबालिग के साथ कोई शरई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए बच्चा अपने बाप से विरासत नहीं पाता। ताहम एक इलिजिटिमेट चाइल्ड का अपनी माँ के साथ मुकम्मल कानूनी ताल्लुक है और बच्चे को माँ से विरासत मिलने की राह में कोई रुकावट नहीं है। दर हकीकत इलिजिटिमेट चाइल्ड की माँ ना सिर्फ बच्चे की किफ़ालत की हकदार होती है बल्कि बाप की जगह बच्चे की सरपरस्त भी समझी जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक मुकदमे में सज़ा के खिलाफ अपील का फैसला सुनाते हुए ना सिर्फ सज़ा को बरकरार रखा बल्कि जुर्म के नतीजे में पैदा होने वाली नाबालिग बच्ची को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया और करार दिया कि अदालत समझती है कि अपील कुरंदा के जुर्म के नतीजे में पैदा होने वाली नाबालिग बच्ची जहनी अजियत का शिकार है, उसकी सारी जिंदगी नफ्सियाती और जहनी अजियत का शिकार है। लिहाजा अपील कुरंदा को हिदायत की जाती है कि वह मुतासरा बच्ची को 10 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे और मुआवजे की अदायगी में कोताही की सूरत में अपील कुरंदा को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। इसके बाद जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसले में लिखा है कि मुसावात, शफाफियत और इंसाफ का तकाजा है कि मुद्दा अलैहा नंबर 2 ईशा रानी अगर ये साबित कर देती है कि वो दरख्वास्त गुजार की हयातियाती औलाद है तो उसे उसकी तरफ से मुआवजा दिया जाए और नान नफका भी दिया जाए। बच्चा पैदा करने वाला शख्स इसकी कफालत का पाबंद है। हयातियाती यानी बायोलॉजिकल बाप भी अखलाकी तौर पर अपने इलिजिटिमेट चाइल्ड को पालने का पाबंद है। इन वजूहात की बिना पर यह दरख्वास्त मंजूर की जाती है और यह मामला इस हिदायत के साथ ट्रायल कोर्ट को भेजा जाता है कि मुद्दई की जानिब से किए गए दावे से मुतालिक सबूत रिकॉर्ड किया जाए कि दरख्वास्त गुजार दरअसल ईशा रानी का हयातियाती बाप है। अगर सबूत रिकॉर्ड करने के बाद अदालत ये नतीजा अखज़ करती है कि नाबालिग बच्ची वाकई मुद्दा अलैहा की हयातियाती बेटी है तो मेंटेनेंस अलाउंस के तयन के लिए कार्रवाई जारी रख सकती है। ये लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला है जो हमने आपके सामने रखा। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें दुनिया में आते हुए नहीं पता होता कि वो जायज़ ताल्लुक़ के नतीजे में दुनिया में आए हैं या नाजायज़ ताल्लुक़ के नतीजे में। एक बालिग इंसान का अमल मुरवजा क़वानीन के मुताबिक जायज़ या नाजायज़ होता है, बच्चे नहीं।